एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका हमारा एग्ज़ाम हंटर चैनल में। मैं रजनीश कुमार आज आप लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा करूँगा। अब ये भी आता है कि यही टॉपिक पर आज चर्चा क्यों, तो आपको पता होना चाहिए कि देश में जो माहौल है, बार बार ये कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी कहाँ इलेक्शन होने वाला है बताइए? जहाँ ब्रिज गिरा है, अभी पता है ना, मोरबी में ब्रिज जो 135 साल पुराना ब्रिज था वहाँ गिर गया है। और जब गिरा है तो मोदी जी ने, जब बंगाल में गिरा था तो क्या बोले थे जानते हैं? ये भगवान की देन है, भगवान भी चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। जब यहाँ गिरा तो यहाँ कहते हैं कि कोई ना कोई इंजीनियर की फॉल्ट होगी। मतलब स्टेटमेंट कैसे चेंज होती है, जस्ट उल्टा स्टेटमेंट कर दिया गया। तो अब वहाँ पे भी ये बात उठे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। वहाँ को होम मिनिस्टर ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। और सब ये बताइए, आप कमेंट में कीजिएगा, सबसे पहला स्टेट कौन है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है? ठीक है, अब इतना चर्चा करें। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? मतलब कहने का अर्थ है ना, सभी के लिए एक देश में एक जैसा कानून। ठीक है, तो इसका अर्थ है क्या सबके लिए एक जैसा कानून नहीं है? नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप हिंदू में एक शादी करते हैं तो एक शादी से दूसरा शादी करते हैं, अगर पत्नी की मर्जी ना हो तो आप चाह के भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो केस कर सकती है और फिर आपको लंबा झेलना पड़ जाएगा। लेकिन मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है, मुस्लिम में फ्री हैं, एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से डाइवोर्स इशू में भी है। देखते हैं, तलाक 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 3 तलाक वाला इशू खूब चला था बीच में, तो 3 तलाक वाला भी मामला यही है। ठीक है, तो अब बात आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, एक कॉमन लॉ है। किसके लिए? देश में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिमिनल केस में ऐसा है, अगर आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप किसी का मर्डर कर दिए, ठीक है, मर्डर कर दिए, तो मर्डर किए तो सज़ा जो हिंदू को होगी वही सज़ा मुस्लिम को होगी। लेकिन अगर सिविल केस है तो सिविल केस में वो नहीं होगी। अगर आप एक शादी किए हैं या 2 शादी किए हैं तो आपके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, उसका 2 शादी या 3 शादी उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा। डाइवोर्स में भी आपका उसका तलाक करने पर हो सकती है, और आपके लिए पूरा कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो एक ही देश में एक ही साथ रहते हुए 2 पड़ोसी के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों? मान लीजिए आप हिंदू हैं, आपके नीचे जो फ्लैट में रह रहे हैं वो मुस्लिम है, और दोनों ने सेम ही वर्क किया है, लेकिन दोनों को अलग अलग झेलना पड़ सकता है इशू। तो ऐसा क्यों? इसी पर है यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहला स्टेट लाने वाला कौन है, ये आपको कमेंट करना है। अभी हाल में ही गुजरात ने कहा है, फिर किसने कहा है? उत्तराखंड ने बोला कि हम लाएंगे। जो हमारे हैं उत्तराखंड के अभी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, आप तो ये समझ गए। आप देखिए यहाँ लिखे हैं, क्या लिखा हुआ है? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है, क्या कहता है? हमारा जो डीपीएसपी वो भी कहता है कि देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। तो ये पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 44 के अंतर्गत। ठीक है, और ये बात आपसे चर्चा ही कर ली है। देखिए कि उत्तराखंड में पहला वो किया गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेट कौन लाया? तो यहाँ लिखा हुआ है गोवा। देखिए नीचे है कि नहीं, गोवा। आप समझ गए ये बात को। अब आगे आपको बताते हैं। अभी उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, तो ये तो आपको बता दें, ऑल द सिटीजन ऑफ कॉमन लॉ टू फॉलो रिस्पेक्टिव ऑफ रेस्ट कास्ट रिलीजन, कुछ भी हो तो उसके लिए एक नियम है जो कि पालन करना पड़ता है। ठीक है, अब अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? हिंदू के लिए अलग मैरिज एक्ट होता है 1956 में। ठीक है, 1956 में ये 1956 एक्ट है। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट है। पर जिन्हें मुस्लिम के लिए अलग है, शरीयत कानून फॉलो होता है, कुरान वाला फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सब में अलग अलग फॉलो करते हैं। और इसका कारण क्या होता है? प्रॉपर्टी राइट में अलग होता है, मैरिज केस में अलग होता है, डाइवोर्स केस में अलग होता है, सबके लिए अलग अलग लोग फॉलो करते हैं। अब आइए इसका कुछ हिस्ट्री पर चर्चा कर लें। किस पर करें? हिस्ट्री पर, कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो इसका हिस्ट्री जो देखिए, सबसे पहले जब ब्रिटिश राज करता था ना भारत में, तो वो सोचता था अपने सब गाय भैंस ने सबको हक दे। ठीक है, तो वो तो कुछ फीलिंग को समझता नहीं था।
तो इंडिया में अलग अलग लॉ तो बोले उनको सबको कॉमन लॉ कर दो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कॉन्सेप्ट जो आया है ना, देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, देखिए ये है ना 1835 एक्ट यूनिफॉर्मिटी इन कोडिफिकेशन। मतलब कहा गया है कि 1835 में जो पहला आया था, उसमें क्या कहा गया जानते हैं कि सारे क्रिमिनल केस, मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल केस में एक लॉ को फॉलो करना होगा। और बाद में इसी को जो है मैकेले लॉ वाला भी आप जानते हैं, ठीक है, मैकेले लॉ 1835 वाला, तो उसी में कोडिफाई वो एजुकेशन से संबंधित और बाकी सबको किया था। इसने क्या किया था, लॉस किया था क्रिमिनल केसेस से संबंधित, तो वही रह गया। क्योंकि अभी भी मोदी जी क्या बोलते हैं, हम मानसिकता के गुलामी को नहीं छोड़े हैं, यह कह के फिर से नेशनलिज्म की फीलिंग को लाया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी देखिए, राजपथ है, उसका नाम क्या रखा गया, कर्तव्य पथ। क्यों बोला, ये राजपथ जो है ब्रिटिशर्स की गुलामी की देन है, कर्तव्य पथ है जो सिखाएगा। तो अब वाणी में भी कर्तव्य पथ है, तो फिर वर्क में भी आना चाहिए, कार्य में भी आना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी लगे तभी पता चलेगा। क्योंकि यूथ का तो यही डिमांड है, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी मिले। ठीक है, अब आइए टॉपिक पे आते हैं। तो पहला क्या होता है, 1835 सेक्टर वाला, समझ गए। पुराना हम फिर से एक बार चलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, किस आर्टिकल के अंदर डीपीएसपी में मेंशन है, और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, किन स्टेट ने मांग किया है, ठीक है, और कौन कौन केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड आते हैं, मैरिज में, डाइवोर्स में, प्रॉपर्टी राइट में, सक्सेशन में, जिसको कहते हैं एडप्टेशन में। कोई बेटा अडॉप्ट किया तो हिंदू के लिए अलग रूल होगा और मुस्लिम के लिए अलग रूल होगा, ठीक है, एडप्टेशन। प्रॉपर्टी में भी कैसे, अभी सुप्रीम कोर्ट बोला बेटी को हक है प्रॉपर्टी राइट में, तो मुस्लिम में अलग केस है और हिंदू में अलग केस है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बात है, सिख ईसाई के भी है, लेकिन ये दोनों की ज़्यादा बात होती है। अब दूसरा है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यही वाला बात किया, जिसमें कोडिफाई किया था हिंदू के लिए क्या एक्ट होगा, ठीक है। तो अलग अलग लॉ बनते चला गया ना। और आज सबसे फेमस केस तो उसके बाद जानते हैं, देखिए सीरीज में आया, 1835 गया, 1956 में गया, और 1985 वाला साहू बानो केस बहुत फेमस है, राजीव गांधी के समय। इसमें हुआ क्या तो जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ना ये जो तलाक उलाक इशू है, ट्रिपल तलाक, बहुत को गलत ठहरा दिया था, लेकिन राजीव गांधी वोट के चक्कर में क्या किए, देखिए साहू बानो केस है ना यहाँ पर मेंशन, साहू बानो केस। उसने राजीव गांधी ने क्या किया था ना, वोट के चक्कर में बोला था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ही डिसीजन को पलट दिया, अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है। जब अमेंडमेंट कर दिए तो मुस्लिम का वोट आया था, और जानते कितना वोट से जीते, ज़बरदस्त जीते थे, ठीक है। अब आइए देखिए नेक्स्ट पेज में आपको बताते हैं। अब स्टेटस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ठीक है। तो आपको सिविल प्रोसीड्यूर कोड बताया जाएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी वाला चर्चा कर भी किया। ये देखिए याद रखिएगा 8082 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072, यही मायने एग्जामिनर जो है ना, आपका आर्टिकल, आपका डेट क्या राय लिखे उस पर बहुत ध्यान देता है, क्योंकि वही आपको दूसरों से यूनिक करेगा, अलग हटके करेगा। तो ये सब अलग अलग लॉ बना हुआ है। तो फिर एक ही देश में अलग अलग लॉ क्या, अगर हम चावल खाएंगे, ठीक है, तो हमें गिफ्ट दिया जाएगा, दूसरा लोग चावल अगर खाता है तो उसे क्राइम के अंतर्गत रखा जाएगा। उसी तरह से समझिए सिविल कोड में है कि आप कुछ करेंगे तो आपके लिए अलग लॉ है, वो करेंगे तो अलग है। तो इसी पर बार बार चर्चा होती है, एक देश में ऐसा क्यों। अब है तो इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होगा, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होगा, होना ही चाहिए। तो पहले पॉजिटिव इफेक्ट करें, ठीक है। तो पॉजिटिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं पहले। देखिए पॉजिटिव इफेक्ट, अब पॉजिटिव इफेक्ट सबसे क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट है, ठीक है। कैसे प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो अब इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है, आर्टिकल 14, देखिए यहाँ लिखे ना, देखिए यहाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 की बात करते हैं, तो इक्वल है, तो अगर जो लॉ हिंदू के लिए वही लॉ मुस्लिम के लिए है। अगर हमको डाइवोर्स के लिए 4 बार कोर्ट जाना पड़ेगा, तो आपको भी डाइवोर्स के लिए 5 बार कोर्ट 4 बार जाना पड़ेगा ना, कि एक बार तलाक कर दिए तो काम तो चलेगा नहीं, दोनों को तो सेम सजा होगा या दोनों को सेम नहीं होगा। तो इक्वलिटी होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट तो यहाँ फॉलो नहीं हो रही है। दूसरा हम डीपीएसपी की बात कर लें, डीपीएसपी में साफ कहा गया है 44 में, देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द कंट्री, और 40 में पंचायत वाले। 40 से 44 का बहुत गहरा नाता है, ठीक है। तो दो चीज़ आप समझ गए, फंडामेंटल राइट भी, डीपी। पहला, जब भी कोई चीज़ का लिखें पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से, इससे क्या होता है, आपके शब्दों में वजन आ जाती है। तीसरा क्या होता है, रिड्यूस बर्डन ऑन जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी का बहुत सारा सिविल केसेस ना, प्रॉपर्टी राइट और मैरिज से इतना केस भरे पड़े हैं ना बिहार में, तो और सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट इसी के कारण होती है, बिहार यूपी में।
तो बर्डन घट जाएगा, एक जैसा लॉ रहेगा तो एक जैसा ट्रीटमेंट होगा, तो आराम से बर्डन तो जजमेंट देने में कोई घटा नहीं रहेगा। आराम से हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी कौन है, अभी तत्काल तक तो यू ललित है, लेकिन अब बहुत जल्दी चेंज होने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 को तो आपको बता दिए हैं। अब आइए नेक्स्ट बताते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल भी घट जाएगा। जैसे बीच में बहुत वुमेन वाला, मोदी जी जो इस बार इलेक्शन जीते कैसे जीते, वो 3 तलाक वाला इशू में ना जम के सपोर्ट किए मुस्लिम महिला को। बहुत सारे मुस्लिम एरिया कैंडिडेट जो है ना, मुस्लिम एरिया से मुस्लिम का वोट, मुस्लिम महिलाओं का वोट मोदी जी को पड़ा, जो कि आश्चर्य था। इसीलिए बहुत सारे मुस्लिम एरिया में यूपी में जीत हुई मोदी जी को। क्यों? क्योंकि उन्हें 3 तलाक पर बोला केवल तलाक कहने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन हो रहा, तो उसको उन्होंने निकाला। तो इसका फ़ायदा मिला वोट बैंक के भी यही चीज़ कही जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में अब होना चाहिए, जो कि उत्तराखंड ने अभी हाल में बोला, गुजरात ने बोला है। तो इससे क्या होगा, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए ऊपर देखिए, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो छोटे मोटे उनको प्रोटेक्ट, लॉ भी सिंपल हो जाएगा। जो एकदम पूरा जटिल इंडियन लॉ था, ऐसे भी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जानते हैं, इतना आर्टिकल इतना सेक्शन है कि मत पूछिए। तो सिंपल लॉ हो जाएगा। सेकुलरिज्म की फॉलो सबके लिए कहो तो सब सेकुलर है। जेंडर जस्टिस भी कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपका फ़ायदा है, फंडामेंटल राइट, DPSP, ये सब सारा फ़ायदा है। और क्या फ़ायदा है, तो और देखिए आप फ़ायदा तो आपको कहना था, कुछ निगेटिव पॉइंट पर भी आ जाए। तो देखिए निगेटिव पॉइंट क्या है, सबसे पहला कुछ भी बात होगा ना तो डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। देखिए डाइवर्सिटी, आप कहते हैं इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, और यहाँ बहुत सारे डाइवर्सिटी के लिए तो ऋषि मुनि और सब कुछ जाना जाता है। इंडिया में आप कहते हैं गज गज पर पानी बदले और बोली बदले। ठीक है, ये कहावत है, एक शायर है। तो ये कहावत कैसे है, पता चला मिथिला में है तो कहाँ जाए छे, और अगर चंपारण में का हो का बात बा, यही बिहार में, साउथ बिहार में कहाँ जा रही हैं। ठीक है, तो कैसे लैंग्वेज बदलते गया। तो डाइवर्सिटी यही तो खूबसूरती है। ट्रेन में आप जा रहे हैं और कोई आपका टोन का आदमी बोल दिया तो उसको देखने के लिए लगता है तो मेरा एरिया का है, पूछ लेते हैं भाई साहब आप कहाँ के हैं। तो ये डाइवर्सिटी है, और सब एक कर दीजिएगा तो हमारा डाइवर्सिटी यूनिकनेस ही खत्म हो जाएगा। तो फिर तो लगेगा सब कैसे कहते, सब गाय उजला ही है, सब भैंस काला ही है। तो यही हाल हो जाएगा, सबको एक ही छड़ी से हाकिएगा तो फिर कैसे पता चलेगा हमारी संस्कृति के। दूसरा क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन। ये तो रिलीजियस मैटर ना, ये भी फंडामेंटल राइट है। 25 to 28 रिलीजियस इशू है, और आर्टिकल 25 में पूरा मेंशन है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 अपना अपना लॉ, पर्सनल लॉ फॉलो करने का अधिकार है, तो आप क्यों कहते हैं, और शरीयत अपना उसका पर्सनल लॉ है। तीसरा क्या है, कल्चर के आइडेंटिटी पर। देखिए कल्चर आइडेंटिटी पर डायरेक्ट अटैक है। अब दूसरे को क्यों नहीं करते, अभी जैसे हिजाब इशू चला, कितना हिजाब इशू चला, तो हिजाब पहनना उसका अधिकार है, हम कौन सा कपड़ा पहना, हाँ स्कूल में ना पहने, लेकिन हिजाब पहनना अधिकार है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो क्या पता बाद में चला कि ड्रेस में भी पूरा हो सब जगह। और जितना यूनिफॉर्मिटी लगेगा उतना सिविलाइजेशन को लॉस है। डाइवर्सिटी ही अब पढ़ते होंगे इन्वायरमेंट में, तो देखिए ये एक प्रकार का प्राणी है, ये 2 प्रकार का प्राणी है, और दोनों का यहाँ जो मिक्स होता है सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होता है। देख ये भी कहा जाता है ना कि अलग अलग कास्ट या अलग अलग रिलीजन में शादी होने से जो बच्चे पैदा होते हैं और ज़्यादा हाइब्रिड होते हैं, मतलब ज़्यादा दिमाग के होते हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी वही चीज़ है, जितना कल्चर रहेगा अलग अलग उतना फ़ायदा है। ये कहने का अर्थ है। अब हिजाब इशू वाला देखिए, हम मैंने मेंशन भी कर दिया हिजाब इशू, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड से इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पर्सनल लॉस अपना है सबका, वो तो बता दें आप। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है क्योंकि आर्टिकल 25 के अंदर कहता है ये। और लोकल कस्टम तो बहुत है, नागालैंड में अलग है, मेघालय में अलग है, असम में अलग है। तीसरा एक तरह से कॉमनल पॉलिटिक्स यूज किया जा रहा है। कैसे, बीजेपी का गाइडलाइन में ही RSS का क्या कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, जम्मू कश्मीर, तो ये सब वो एक एजेंडा के तहत किया जा रहा है, ये भी कहा जा सकता है। हालांकि ये कहना गलत है, हर आदमी की, हर पॉलिटिक्स की, हर पार्टी की अपनी अपनी एजेंडा होती है, तो उसकी एजेंडा है, लेकिन क्वेश्चन में तो आप लिखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल आपको बता ही चुके हैं, तो ये सब निगेटिव है। निगेटिव आपको पता। अब होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए कि सबसे पहले अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है ना, तो सबसे पहले ना आप गवर्नमेंट लॉटिक, हाँ गवर्नमेंट, और जो बिजनेसमैन है और जो पीपल है, रिप्रेजेंटेटिव, छोटे छोटे मुखिया हुए, विधायक हो, उन सबको ना जनता का विश्वास जितना होगा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो आपको कोई हानि नहीं होगी,
ये एक वे फॉरवर्ड। दूसरा, इन्फॉर्म सिविल कोड में ये अलग अलग स्टेज बना दिए ना, मैरिज के रिलेटेड स्टेज, डाइवोर्स के रिलेटेड स्टेज, प्रॉपर्टी राइट का स्टेज, तो फिर आपको सुविधा होगी। इसके लिए क्या होगा, कॉन्सेंसस जीतना होगा। कैसे? डिबेट के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, टीवी के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू, स्कूल में डिबेट कराइए, तभी सफल हो सकता है। तो हमें लगता है कि पॉजिटिव जान गए, निगेटिव जान गए, होना क्या चाहिए, उसमें डिफिनीशन जान गए, तो ये पूरा क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। इसका पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। एग्जाम हंटर में आपका स्वागत है।